नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मसूरी में आज मैं जिस जगह पहुंचा हूं, मुझे ऐसा लगा कि मानो प्रकृति ने यहां पर साक्षात अपनी कृपा दृष्टि रखी हो। और दूसरा जो मैंने देखा कि साहब, आपके जीवन में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। अगर आपका नजरिया बहुत इनोवेटिव है तो आप उससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और साथ ही साथ, जैसा कि मैं कहता हूं कि उत्तराखंड में प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, क्या कुछ उस प्रकृति ने दिया और कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ आके देखा। और मेरे साथ बहुत ही दो खास मेहमान हैं जिन्होंने उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में वाइडली ट्रेवल किया, लेकिन उत्तराखंड की उन्होंने खाक छांगी है। और उसके बाद उनका जो अनुभव है वो सुनने में भी अच्छा लगता है और उन्होंने वो करके भी दिखाया है। मेरे साथ हैं शुक्ला दंपति, और आप दोनों ने यहाँ जो वातावरण है ये वाकई अद्वितीय है, मैं कहूँगा अकल्पनीय है। बहुत धन्यवाद। एक तो बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। मुझे ये बताइए कि ये भाव आया कहाँ से? और ये भाव जो है ये तो भगवान शंकर केदारनाथ का प्रसाद है, जिसने उस कम उम्र में मुझको प्रेरित किया कि मैं जाके पहाड़ों में बसूं। तो आध्यात्म के अलावा मेरे पास कोई और आंसर नहीं है इस भाव के आने का। और आध्यात्म और हिमालय जो है पर्याय हैं आपस में एक दूसरे के। ये टोपी आपने पहनी है, इसकी हिस्ट्री मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि ये प्रधानमंत्री तक कैसी पहुंच गई, लेकिन आपको कब लगा कि ये डिज़ाइन करनी चाहिए और ये उत्तराखंड की एक ऑथेंटिक टोपी है? था क्या कि जब हम उत्तर प्रदेश थे तो हर चीज़ जो है इस पार्ट ऑफ हिमालय में क्षेत्र के हिसाब से देखी जाती थी कि ये जौनसार का है, ये कुमाऊं का है, ये गढ़वाल का है। पर जब 2000 में हम एक स्टेट बन गए तो मुझे ऐसा लगा कि अब हमको हर बात जो है वो उत्तराखंड की नज़र से करनी चाहिए। कोई भी चीज़ जो है वो क्षेत्रीय न रह करके हम पूरे उत्तराखंड की पहचान के रूप में बने। और मैं समझता हूँ कि जब आप किसी की तरफ भी देखते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र उसके चेहरे पे जाती है। जब चेहरे पे जाती है तो आपको उसका शीर्ष वस्त्र दिखता है। पगड़ी लगने के बाद आप फ़ौरन कहते हैं सरदार जी आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा अपना शीर्ष वस्त्र क्या हो जो कि इस कोने से उस कोने तक हमारे 13 जिले में मान्य हो, लोग उसको प्रेम से लें। उस नियत से इसका डिज़ाइन हम लोगों ने इस पे काम किया। अब चूंकि हम लोग आर्टिस्ट नेचर के लोग हैं तो ये कोशिश करी गई कि कम से कम फेरबदल के साथ और जो चीज़ पहले से एक्सेप्टेड है उन्हीं चीज़ों से सजा करके हम एक ऐसी चीज़ लेके आएँ जिसको लोग प्रेम से ग्रहण करें। और इस तरीके से 9 नवंबर 2017 को ये जो है इसका लोकार्पण हुआ। लोकार्पण भी हमने इसको, जो सबसे हाशिए में बैठे हमारा अपना एक दर्जी था, उसको पहली टोपी पहना करके शुरू किया। और करते करते जो बाकी स्टोरी आपको पता ही है, प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। तो ये 5-6 साल की जर्नी है जिसके अंदर जो अपने विरोधों से निकल करके, अपने प्रपंच से निकल करके, अंतर्द्वंद से निकल करके फाइनली इट इज एक्सेप्टेड। जब मैं वेस्ट टू वेल्थ का भी आपने बहुत शानदार उपयोग किया है। यहाँ पर जितना भी वेस्ट है आपने कहीं ना कहीं उसका बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया है। तो ये मैडम की सोच थी या आपकी सोच थी या ये कंबाइंड सोच थी? एक्चुअली है क्या, अब कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो डिस्कशन बहुत होता है किसी चीज़ के ऊपर। और आर्टिस्टिक होना ये एक, चूँकि दोनों जन के उसमें है, शायद शादी की कुंडली इसी बात में मिल गई होगी, पंडित जी ने मिला दी होगी कि शादी वाला गुण मिलता होगा। तो मैं ये कहूँ कि हम लोग डिस्कस करके ही काम करते हैं। लेकिन ये ज़रूर रहता है कि जिस चीज़ को आप वेस्ट कहते हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट होती नहीं है। जब हमारी इमेजिनेशन एग्जॉस्ट होती है वहाँ से वेस्ट का सृजन होता है। उसके पहले हर चीज़ यूज़फुल है। अगर हमसे कोई सामान कबाड़ी लेके जाता है तो वो हमसे वेस्ट क्यों खरीदेगा? वो कहीं यूज़फुल हो रही होगी इसलिए खरीदी जाएगी। वो हमारे एंड पे वेस्ट हो गई, उसके एंड पे वो प्रोडक्ट है। तो इस भाव को हम लोगों ने मैक्सिमम निचोड़ा है कि कोशिश करी है कि कोई भी हमारे यहाँ वर्कर काम करता है, कंस्ट्रक्शन में कोई भी चीज़ का सृजन होता है, वो पत्थर के टुकड़े से, लोहे के टुकड़े से लेकर के लकड़ी का टुकड़ा हो, वो तब तक उसका हम अंत सोचेंगे जब तक कि हम कुछ बना ना लेंगे। जब हमें लगेगा इसके बाद अब कुछ नहीं बचता है, तब भले वो जाए। उसके पहले उस चीज़ को किसी चीज़ कोई शेप लेना ही लेना है उसको। और उसी का नतीजा है कि आपको टोटल आर्ट वर्क जो बाहर मिल रहा है, चाहे वो लोहे में हो, चाहे वो लकड़ी में हो, चाहे पत्थर में हो या सिरेमिक टाइल में, वो सब का सब इसी आइडिया का आउटकम है। ओके, तो ये आध्यात्म और प्रकृति का सानिध्य कैसा है? ये तो एक ही चीज़ है कहेंगे, ये अलग नहीं है। और ये आध्यात्मी हमको यहाँ खींच कर लाया है। हम लोग यहाँ पे उस समय से हैं और ये जितना जो सृजन कह सकते हैं आप, ये भी उसी का नतीजा है।
बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा आप लोग पढ़ाते हैं, जी। उनको स्किल करते हैं, तो ये भाव कहाँ से आया? ये तो शायद बचपन में हम माँ के साथ करते रहे और फिर यहाँ पे इनका सहयोग मिला। 1999 से 21 साल तक, कोविड के पहले तक बराबर करते रहे और प्रेफरेंस रहा उन लड़कियों को, और ख़ास तौर से वो जो जिनकी एजुकेशन एक तरीके से समझिए थोड़ा लोअर उस पे ली गई कि ठीक है पढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे वाला। तो ये नहीं था, मन में ये था कि उनको कुछ सिखाना है जिससे वो अपनी एजुकेशन, अपनी इच्छा को जो करना चाहते हैं उसको डिमांड कर सके। तो इसको लेके शुरू किया था, खूब मेहनत से करते रहे और अभी वो रेगुलर क्लासेस नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग जुड़े हैं बच्चों से और चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हम इन पत्थरों की कीमत समझते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ चीड़ बहुत आता होता है, हम इसको ठीठा कहते हैं। इन्होंने क्या शानदार इसका उपयोग किया है। ये वेस्ट यहाँ पर देखिए, अगर हम होते तो इसको फेंक देते, इन्होंने इसका इतना शानदार उपयोग किया है। ठीक इसी तरह से उनका कहना है कि अगर कोई टाइल्स हैं उसको फेंक देता है, उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये ऊपर, ये टाइल के ऊपर आपने यहाँ पर एप्पल बनाया है, ये इतने शानदार तरीके से रखा है। ऐसे आप देखिए, जब आप अपने घर की टाइल्स तोड़ देते हैं तो आप उन्हें फेंक देते हैं, कूड़े वाला ले जाता है। उन्होंने उस टूटी टाइल का भी कितना शानदार इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे यहाँ इनोवेशन कूट कूट के भरा है। इसीलिए मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ ताकि आज के समय में आप प्रकृति के सानिध्य में भी रहिए, अध्यात्म से भी जुड़े रहिए, अपनी सोच को थोड़ा सा, अपनी अप्रोच को बदलिए, इन इनोवेशंस पे काम करिए, दूसरों को भी आर्थिक तौर पे मजबूत बनाइए। तभी हम अपने साथ साथ दूसरे के जीवन में भी खुशहाली ला सकते हैं।